हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राज्यपाल, जिसे अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा राज्यपाल या गवर्नर। सबसे पहले गवर्नर के संवैधानिक परिचय और उसके पद के प्रावधान के बारे में जानकारी लेते हैं। तो राज्यपाल राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है। आप इसे याद रखेंगे। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति होता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते या साथ साथ राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख भी हमारे राज्यपाल ही होता है। आपसे याद रखेंगे कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। साथ ही साथ क्या हमारे कार्यपालिका प्रमुख भी कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। शुरुआत में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब ये तय किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसमें परिवर्तन किया गया। बात करें इसकी तो इस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। इससे पहले क्या एक प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की बात कही गई थी। अनुच्छेद 154 की बात करें तो 154 क्या कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होगी। मतलब कार्यपालिका के द्वारा जितने भी कार्य किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे, जिनका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं इनके माध्यम से करता है। कौन? राज्यपाल। अब राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बातचीत करें। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 155 में इसके बारे में बताया गया है। अपॉइंटमेंट के बारे में हमारे अनुच्छेद 155 में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और ये नियुक्ति हमारे केंद्र सरकार की सिफारिश पे होती है। केंद्र सरकार मतलब हमारी मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसकी सिफारिश पर हमारे राज्यपाल की नियुक्ति होती है। इसलिए राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति माना जाता है। इसलिए क्या है, राज्यपाल को क्या माना जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति ही माना जाएगा। अब राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें, टेन्योर की बात करें तो अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल के कार्यकाल या टेन्योर के बारे में बताया गया है। बात करें टेन्योर की तो राज्यपाल का कार्यकाल प्रसाद पर्यंत होता है। किसके? वो भी राष्ट्रपति के। आप इसे याद रखेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पे बना रहेगा। सामान्य अवधि की बात करें तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र की बात करें तो कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद क्या कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वो तब तक पद पे बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी मतलब नया राज्यपाल पद ग्रहण ना कर ले, मतलब शपथ ले लेते हैं, तब से पिछले राज्यपाल का कार्यकाल खत्म माना जाता है। आप इसे याद रखेंगे। त्याग पत्र वह है हमारे राष्ट्रपति को देकर अपना जो पद है वो छोड़ सकता है। तो पुनर्नियुक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति को उसी राज्य में दोबारा या फिर किसी अन्य राज्य में पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। स्थानांतरण की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। बात करें स्थानांतरण की तो संविधान में स्थानांतरण शब्द का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? अनुच्छेद 156 के तहत हमारे राष्ट्रपति को ही दे सकता है। इससे पहले भी राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा सकता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल का पद क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए प्रमुख निर्णयों की बात करें तो राज्यपाल के पद की गरिमा और केंद्र राज्य के संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 प्रमुख निर्णय दिए थे। कई बार परीक्षा में ये निर्णय पूछ लिए जाते हैं। बात करें पहले निर्णय की, पहला निर्णय था हमारा रामेश्वर प्रसाद वाद। क्या? रामेश्वर प्रसाद केस की बात करें तो इस केस में न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है। क्या? राज्यपाल का पद क्या है? केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यह क्या? एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। इसकी नियुक्ति के लिए एक निश्चित और पारदर्शी प्रक्रिया का अनुकरण किया जाना चाहिए। तो ये हमारे रामेश्वर प्रसाद वाद के जरिए न्यायालय ने स्पष्ट किया था। अगला हमारा केस आता है हमारे बीपी सिग्गल बनाम भारत संघ केस, जो हमारे 2010 में आया था। तो बात करें इसकी एक पीठ थी, तो पीठ की बात करें तो इसमें केजी बालाकृष्णन की पीठ थी। तो इस निर्णय को उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे केजी बालाकृष्णन, उनकी पीठ ने सुनाया था। निर्णय की बात करें तो राष्ट्रपति मतलब केंद्र सरकार राज्यपाल को मनमाने ढंग से या केवल राजनीतिक कारणों से निष्कासित नहीं कर सकते। राष्ट्रपति क्या है? राज्यपाल को मनमाने ढंग से मतलब जब मर्जी हुई तब के या फिर केवल राजनीतिक कारण से निष्कासित नहीं कर सकते। यदि निष्कासन दुर्भावनापूर्ण पाया गया, यदि ये पाया गया कि निष्कासन को दुर्भावनापूर्ण किया गया है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है बीच में। अब राज्यपाल की योग्यता, शर्तें और परंपराओं की बात करें
तो सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है। तो संविधान के अनुसार केवल 2 ही अनिवार्य योग्यता होती है राज्यपाल की। पहली योग्यता होनी चाहिए वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता उसकी न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो। तो हमारे 2 ही योग्यताएं हैं हमारी कौन-कौन सी जो अनुच्छेद 157 में बताई गई है कि एक तो वह भारत का नागरिक हो और दूसरी उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष की पूरी हो गई हो। तो राज्यपाल की सेवा शर्तों के बारे में बात करें तो राज्यपाल की सेवा शर्तों के बारे में अनुच्छेद 158 में बताया गया है। 158 में क्या बताया गया सेवा शर्तों के बारे में? वह हमारे संसद या फिर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और यदि वो किसी भी सदन का सदस्य है तो पद ग्रहण की तिथि से उसकी वो सीट खाली हो जाएगी, चाहे लोकसभा की हो, राज्यसभा या विधानसभा, किसी की भी सीट हो। जब वह पद ग्रहण कर लेता है राज्यपाल, तब से वो सीट खाली मानी जाएगी। बात करें उसकी तो सेवा शर्तों में वह किसी भी लाभ के पद पे कार्य नहीं करेगा। वेतन और आवास की बात करें तो हमारे राज्यपाल बिना किराए दिए या बिना किराए दिए राजकीय आवास जिसे हम राजभवन कहते हैं ये और संसद के द्वारा जो निर्धारित उपलब्धियां होती है भत्ते होते हैं उनका हकदार होगा। वेतन सुरक्षा की बात करें तो नियुक्ति के बाद राज्यपाल की सेवा शर्तों और वेतन में नियुक्ति के बाद राज्यपाल की सेवा शर्तों और वेतन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये आप याद रखेंगे। यही उनकी वेतन सुरक्षा होती है। अतिरिक्त प्रभार की बात करें मतलब राज्यपाल को किसी और राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए तब, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही हो तो क्या होगा? यदि वह 2 राज्यों का राज्यपाल है, यदि कोई भी राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल है, तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो उसका वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के बीच में जिनको वो राज्यपाल है उनमें अनुपात में ये जो वेतन है वो तय किया जाएगा। और ये हमारे 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत तय किया गया था कि दोनों राज्यों के बीच में उनका वेतन एक अनुपात में बांटा जाएगा, कौन सा राज्य कितना पैसा देगा। अब बात करें राज्यपाल के संबंध में कुछ परंपराएं आज भी चल रही है। बात करें उन परंपराओं की तो संविधान में उल्लेखित नहीं होने के बावजूद 2 परंपराएं आज भी राज्यपाल के मामले में चल रही है। पहली परंपरा हमारी राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए बल्कि वो कहाँ का बाहरी राज्य का होना चाहिए। तो राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी न हो कि क्या बाहरी व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी परंपरा हमारे नियुक्ति से पूर्व क्या नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। जिसमें हमारे राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से ये परामर्श किया जाना चाहिए। बात करें इसके अपवाद की, इसका क्या अपवाद है? इसका अपवाद हमारे सरदार उज्जवल सिंह। सरदार उज्जवल सिंह की बात करें जो पंजाब के थे, पंजाब में ही उनको राज्यपाल बनाया गया। और दूसरे हमारे उदाहरण थे हरीश कुमार मुखर्जी। हरीश कुमार मुखर्जी की बात करें तो ये हमारे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और हमारे पश्चिम बंगाल के ही निवासी थे। तो इन दोनों को ही अपने गृह राज्य के राज्यपाल बनाया गया था। तो ये हमारी ये परंपरा थी, इसके अपवाद थे। अब राज्यपाल के वेतन भत्ते और शपथ की बात करें। क्या वेतन भत्ते शपथ की बात करें तो उनको कौन कौन से वेतन मिलते हैं, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं और इसकी बात करें तो उनको वर्तमान में 3.5 लाख रुपए का प्रतिमाह वेतन मिलता है। स्रोत की बात करें कहाँ से आएगा 3.5 लाख रुपया? तो वेतन और भत्ते राज्य की जो संचित निधि है मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इस पे भारित है। आप इसे याद रखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल को वेतन नहीं दिया जाता, उससे वेतन हमारे राज्य की जो संचित निधि है उससे दिया जाता है। पेंशन की बात करें तो राज्यपाल की सेवानिवृत्ति के बाद जब राज्यपाल रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन क्या केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। जिस प्रकार हमारे जो जज होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इनको क्या है हाई कोर्ट के जजों को हमारे वेतन तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है लेकिन जो उनकी पेंशन है वो कौन देता है? वो हमारे केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। उसी प्रकार राज्यपाल में भी ऐसा ही होता है। निर्धारण की बात करें तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो हमारे संसद के द्वारा हमारे राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। अब राज्यपाल की शपथ के बारे में बात करें तो राज्यपाल की शपथ के बारे में अनुच्छेद 159 में बताया गया है। बात करेंगे कौन शपथ दिलाता है तो संबंधित राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य में हमारे राज्यपाल को लगाया गया है उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वो अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश को के द्वारा ही राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। बात करें शपथ के विषय की तो राज्यपाल संविधान और विधि के परिरक्षण क्या राज्यपाल क्या संविधान और विधि के परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण इनकी शपथ लेता है। आप इसे याद रखेंगे। शपथ में क्या होता है? संविधान और विधि के परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ ली जाती है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा संविधान से संबंधित शपथ नहीं ली जाती है। आप इसे भी याद रखेंगे। नियुक्ति पत्र की बात करें तो शपथ समारोह से ठीक पहले जब नियुक्ति पत्र आता है तो फिर क्या होता है? जब शपथ समारोह होता है तो उससे ठीक पहले राज्य का जो मुख्य सचिव होता है चीफ सेक्रेटरी राज्यपाल की नियुक्ति पत्र मतलब वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट को पढ़ के सबको सुनाता है कि इस राज्य के राज्यपाल कौन होंगे। बात करें वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के पक्ष में तर्क बात करेंगे हम
कि जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा सभी राज्यों के अंदर, तो ये राज्यपाल की क्या नियुक्ति की जाती है, न कि राज्यपाल का निर्वाचन किया जाता है। ना तो प्रत्यक्ष न ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसके पक्ष के तर्क की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्यपाल के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की बजाय क्या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति को चुना है, और ये हमारे कहाँ से लिया गया है, कनाडा के मॉडल से लिया गया है। अब इसके पीछे कौन कौन से तर्क है उसकी बात करें। पहला तर्क आता है संवैधानिक प्रमुख की भूमिका। तो राज्यपाल क्या होता है, राज्य का केवल नाम मात्र का, क्या राज्यपाल क्या होता है, राज्य का केवल नाम मात्र का या फिर संवैधानिक प्रमुख होता है। यदि उसका निर्वाचन किया जाए तो वास्तविक शक्तियों का दावा कर सकता है। यदि वो चुना जाए जनता के द्वारा तो वह क्या हमारी वास्तविक शक्तियों का दावा कर सकता है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। जिससे क्या होगा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच सत्ता का संघर्ष उत्पन्न होगा कि सत्ता किसके पास रहेगी, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के पास। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होता है तो दोनों को क्या है, जनता के द्वारा चुना गया है, तो दोनों के बीच में क्या है, संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। फिर संसदीय प्रणाली की रक्षा करना। क्या संसदीय प्रणाली की रक्षा करने की बात करें तो भारत ने क्या संसदीय प्रणाली अपनाई हुई है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। निर्वाचित राज्यपाल क्या इस प्रणाली के मूल सिद्धांत जो क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसके विरुद्ध हो सकता है। संसदीय शासन प्रणाली का मूल सिद्धांत क्या होता है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसके ये विरुद्ध हो सकता है यदि राज्यपाल का निर्वाचन किया जाए तो। फिर अनावश्यक व्यय और जटिलता की बात करें, ये एक और चुनाव क्या है, जैसे हमारे बहुत सारे चुनाव होते हैं जो साल के अंदर, तो जनता क्या चुनाव के अंदर ही फंसी रहती है। जैसे मुख्यमंत्री, हमारे पार्षद के चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, हमारे लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, तो इस प्रकार देश के अंदर क्या बहुत सारे चुनाव होते हैं। और उन्होंने क्या एक और प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित करा दिया जाए, मतलब राज्यपाल का भी चुनाव करा दिया जाए, तो राज्य के जो खजाना है उस पर भारी बोझ बढ़ेगा और प्रशासनिक जटिलताएं भी बढ़ेगी। फिर अलगाववाद पे रोक और राष्ट्रीय एकता की बात करें, यदि राज्यपाल भी निर्वाचित होता तो क्षेत्रीय राजनीति और जो भाषाई आधार पर अलगाववाद है उसको बढ़ावा मिल सकता है। केंद्र की बात करें तो केंद्र के द्वारा नियुक्त राज्यपाल क्या करता है, राज्य और केंद्र के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करके राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करता है। फिर राजनीतिक निष्पक्षता की बात करें तो नियुक्ति प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है, जो राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया है ये सुनिश्चित करती है कि राज्यपाल क्या है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, राज्यपाल क्या है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करे, मतलब सैद्धांतिक रूप से काम करे। जबकि चुनाव उसे विशेष दल का प्रतिनिधि बना देता है, जिस दल से वो चुना जाता उस दल का वो प्रतिनिधि बन जाता। अब बात करेंगे हमारी जो वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया है उसके विपक्ष में, मतलब जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है, उसको बदल देना चाहिए। क्यों? तो आलोचकों और विभिन्न आयोगों ने क्या है, वर्तमान प्रक्रिया की सीमाओं को रेखांकित किया, बताया है, क्या बताया है कि केंद्र का बहुत ज्यादा इसमें हस्तक्षेप होता है। तो राज्यपाल का पद अक्सर क्या राज्यों की स्वायत्ता में, क्या राज्यों की जो स्वायत्ता होती है उसमें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के औजार के रूप में देखा जाता है, कि केंद्र सरकार राज्य सरकार में यदि हस्तक्षेप करना चाहती है तो राज्यपाल के माध्यम से वो हस्तक्षेप करती है। फिर जनता से जुड़ाव के अभाव की बात करें, चूंकि राज्यपाल क्या बाहरी व्यक्ति होता है, राज्य से बाहर का व्यक्ति होता है और वो निर्वाचित भी नहीं होता है, इसलिए क्या स्थानीय जनता की जो समस्याएं होती है और भावनाएं होती है उनसे उसका जुड़ाव बहुत ही कम होता है। तो स्थानीय जनता की जो समस्याएं होती है और भावनाएं होती है उनसे उसका जुड़ाव बहुत कम होता है। फिर राजनीतिज्ञों का पुनर्वास या चारागाह की बात करें, वर्तमान में क्या होता है कि ये जो पद है, राज्यपाल का पद है, ये अक्सर क्या है सत्ताधारी दल के उन वरिष्ठ नेताओं को दे दिया जाता है जो सक्रिय राजनीति में अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। तो ऐसे ऐसे जो हमारे राजनीतिज्ञ है जो हमारी सक्रिय राजनीति में अपनी उपयोगिता खो चुके हैं, उनको हमारे राज्यपाल बना के किसी भी राज्य में भेज दिया जाता है, जिससे इस पद की गरिमा प्रभावित होती है। कई बार अपराधी प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको भी राज्यपाल बना दिया जाता है। फिर बात करें हमारे निर्वाचन का विकल्प, तो तर्क दिया जाता है कि जब राज्यपाल, राष्ट्रपति, क्या ऐसा तर्क दिया जाता है कि जब राष्ट्रपति, मतलब देश का संवैधानिक प्रमुख, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है, तो राज्यपाल को भी ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बना दी जाए, मतलब प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष चुनाव तो उसका होना ही चाहिए। बात करें इसके सुधार की आवश्यकता की बात कही, और इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया हमारे पुंछी आयोग ने। तो मदन मोहन पुंछी आयोग जो हमारा 2007 में आया था, उसकी जो अनुशंसाएं थी उनमें स्पष्ट किया गया कि वर्तमान जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारे राज्यपाल केंद्र के दबाव से मुक्त होकर काम कर सके। पर बात करें पुंछी आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी उनकी, तो पुंछी आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से की जानी चाहिए। तो पुंछी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए, क्या राज्यपाल की नियुक्ति को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए एक कॉलेजियम, मतलब चयन समिति के माध्यम से चुना जाए, तो इस चीज की सिफारिश की। तो हमारे पुंछी आयोग ने कहा कॉलेजियम की के माध्यम से राज्यपाल का निर्वाचन किया जाना चाहिए, मतलब राज्यपाल का चयन क्या है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो हमारे कॉलेजियम के कौन कौन सदस्य होंगे पुंछी आयोग के अनुसार,
तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री होंगे जो हमारे अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये 4 लोग होंगे हमारे कॉलेजियम के अंदर जो क्या है चयन समिति का निर्माण करेंगे जिसके माध्यम से हमारे राज्यपाल का चयन किया जाएगा। अब हम बात करें कभी-कभी कहा जाता है कि राज्यपाल क्या केंद्र सरकार का एजेंट है, ये केंद्र सरकार का स्पोक्समैन मतलब अभिकर्ता है। तो इस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। हम उसकी बात करें तो केंद्र के एजेंट या अभिकर्ता के रूप में कौन-कौन से तर्क है? तो अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि राज्यपाल क्या है संविधान के बजाय केंद्र के जो हित होते हैं उनके लिए कार्य करता है। संविधान के जो उनके कार्य बताए गए उनके लिए वो कम काम करता है बल्कि केंद्र के हितों के लिए काम करता है। और इसके कौन-कौन से आधार है जिनसे हमें पता चलता है कि राज्यपाल क्या केंद्र के हितों के लिए काम करता है। पहला आधार आता हमारे प्रसाद पर्यंत कार्यकाल। तो राज्यपाल का पद क्या है राष्ट्रपति मतलब केंद्र सरकार की इच्छा पे निर्भर करता है। राज्यपाल का पद क्या है राष्ट्रपति अर्थात केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। उसे कभी भी हटाया जा सकता है जिससे वह क्या केंद्र के प्रति वफादार होने को मजबूर रहता है। अनुच्छेद 200 की बात करें जो इसमें हमारे विधेयकों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल क्या है राज्य विधानसभा के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल क्या है हमारे राज्य विधानसभा के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है जिससे हमारे केंद्र को राज्य के कानूनों में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 200 के माध्यम से जिसमें लिखा गया हमारे विधेयकों का आरक्षण। अनुच्छेद 356 की बात करें इसमें हमारे राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और ये रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है हमारे राज्यपाल के द्वारा ही बनाई जाती है जिसका प्रयोग कई बार राजनीतिक प्रतिशोध के लिए दिया जाता है। मतलब केंद्र राज्य में यदि अलग अलग पार्टी की सरकार होती है तो हमारे अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन है तो हमारा राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा या फिर अस्त्र बन जाता है। फिर बात करें प्रशासनिक निर्देश की जो अनुच्छेद 256 257 में बताए गए हैं। तो राज्यपाल ये सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के जो प्रशासनिक निर्देश है जो अनुच्छेद 256 257 के तहत दिए गए हैं उनकी पालना करे राज्य सरकार पालन करे। तो इसको चेक करने का काम कौन करता है ये हमारे राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। फिर विदेश यात्रा पर भी राज्यपाल के प्रतिबंध लगाया गया है। तो 2015 का जो आदेश आया था उसके तहत क्या है कि राज्यपालों को अपने विदेश यात्राओं के लिए राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है जो उसके एजेंट वाली छवि है और भी ज्यादा पुख्ता कर देता है उसको और भी ज्यादा सॉलिड कर देता है। अब हम देखेंगे राज्यपाल क्या केंद्र सरकार का कोई एजेंट नहीं है। तो इसके पीछे कौन कौन से तर्क है उसके पीछे मुख्य रूप से तो हमारे संवैधानिक तर्क है। उनकी बात करें तो संवैधानिक रूप से राज्यपाल क्या एक स्वतंत्र पद है न कि हमारे केंद्र सरकार के अधीनस्थ कोई रोजगार। इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क है? पहला है स्वतंत्र संवैधानिक पद। तो अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व रखता है और वह क्या है केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं है। राज्यपाल क्या केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी नहीं है। फिर बात करें राज्यपाल की शक्तियों का स्रोत क्या है संविधान। आपसे याद रखेंगे राज्यपाल की शक्तियों का स्रोत क्या है संविधान। तो राज्यपाल अपनी शक्तियां केंद्र से नहीं बल्कि हमारे सीधे भारत के संविधान से प्राप्त करता है। केंद्र सरकार राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं देता है। सारी शक्तियां कहां से प्राप्त होती है संविधान के माध्यम से। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो राज्यपाल का वेतन और भत्ते क्या राज्य की जो संसदीय निधि है उससे भारित है मतलब चार्ज्ड है। जिस प्रकार राज्य विधानसभा में मतदान नहीं हो सकता और यह उसे क्या वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करता है। जिसे केंद्र सरकार के पैसों पर पलने की जरूरत नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार उसे केवल पेंशन देती है वेतन नहीं। तो न्यायिक सुरक्षा की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट का 2010 का निर्णय आया था बीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद क्या। तो इसकी मैं बात करें तो बीपी सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया था कि राज्यपाल केंद्र सरकार का कोई एजेंट नहीं है और उसे केवल इसी आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए कि केंद्र में सरकार बदल गई है इसी वजह से उसे हटा दिया जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं कार्य हैं और राज्यपाल की कौन कौन सी भूमिकाएं हैं उनकी बात करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां कौन कौन सी है मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें। तो राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका या राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है राज्यपाल में निहित होती है। इसके तहत क्या महत्वपूर्ण नियुक्तियां और पदेन कार्य किए जाते हैं जैसे राज्यपाल के द्वारा कौन कौन सी नियुक्तियां की जाती है उनकी बात करें। सबसे पहले मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उसमें भी किन किन की हमारे मुख्यमंत्री की और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति हमारे अनुच्छेद 164 एक के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर आते हैं हमारे जनजातीय कल्याण मंत्री जो हमारे झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उड़ीसा 4 राज्य हैं। कौन कौन से झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उड़ीसा जिनमें हमारी जनजातियां बहुत ज्यादा है। तो उन राज्यों की बात करें तो उनमें हमारे जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ये भी आप याद रखना पहले इसमें बिहार को भी शामिल किया जाता था लेकिन 94वें संविधान संशोधन के द्वारा बिहार को इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। तो महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की बात करें तो राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी की नियुक्ति या राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी की नियुक्ति जो हमारे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल है इसकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
अनुच्छेद 165 के तहत। फिर बहुत सारे बोर्ड और आयोग होते हैं, ये बहुत सारे बोर्ड और आयोग होते हैं जिनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और वो कौन कौन से? एक हमारा आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, जिसके मुख्य और अन्य आयुक्त है उनकी नियुक्ति राज्य महिला आयोग, एससी एसटी और अल्पसंख्यक आयोग। तो हमारे आयोग और बोर्ड है जिनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि राज्यपाल राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति नहीं करता, और ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आप इसे याद रखेंगे। तो राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती। कई बार ऑप्शन में यही आता है। फिर बात करें राज्यपाल किसका मतलब कहाँ-कहाँ पदेन अध्यक्ष या फिर संरक्षक की भूमिका निभाता है उसकी बात करें, तो सबसे पहले चांसलर की बात करें, कुलाधिपति की, तो राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित सभी विश्वविद्यालय, जिसमें हमारे राजस्थान के 24 विश्वविद्यालय हैं, इनका कुलाधिपति कौन होता है? हमारे राज्यपाल ही होता है। ये अध्यक्ष होता है किनका? राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का। अध्यक्ष होता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है उनका। अध्यक्ष होते हैं हमारे अरावली विकास बोर्ड का। अध्यक्ष होते हैं हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड और समिति का। और संरक्षक होता है हमारे राजस्थान स्काउट गाइड संघ का। तो हमारी ये कुछ बोर्ड है ये, और हमारे कुछ जगह है जिनके क्या है, हमारे अध्यक्ष भी होता है और संरक्षक भी होता है। कौन? राज्यपाल। अब हम देखेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में, मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करें राज्यपाल की, तो विधायिका के अंग के रूप में राज्यपाल के पास में बहुत सारी व्यापक शक्तियां होती हैं, जैसे हमारे मनोनयन की शक्ति अनुच्छेद 171(5) के तहत। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है, तो भारत के अंदर ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे हमारे 6 राज्य है। क्या भारत के अंदर ऐसे 6 राज्य है जिनमें क्या विधान परिषद है, जिनमें हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और हमारे आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य है जिनमें हमारे क्या विधान परिषद है। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अर्थात 100 विधानसभा सदस्य वो विधान परिषद के सदस्य हैं, और हमारे जो तेलंगाना है इसमें सबसे कम 40 विधान परिषद के सदस्य हैं। आप इसे याद रखेंगे कि 6 है हमारे टोटल ऐसे राज्य जिनमें विधान परिषद है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पे राज्यपाल क्या कुल सदस्य के 1/6 भाग को, कितना, जितने भी सदस्य है उनके 1/6 भाग को 5 क्षेत्रों से मनोनीत करता है। और 5 क्षेत्र कौन कौन से? पहला साहित्य मतलब लिटरेचर, दूसरा हमारा विज्ञान मतलब साइंस, तीसरा कला मतलब आर्ट, चौथा हमारा सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव, पांचवा हमारा क्या? समाज सेवा मतलब सोशल सर्विस। तो हमारे 5 क्षेत्र है, इनसे हमारे 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। इस सत्र के संचालन की बात करें तो ये हमारे अनुच्छेद 174 में बताया गया है। तो संविधान का सत्र आहूत करना मतलब बुलाना, सत्र अवसान करना, विघटन करना, ये सब कार्य हमारे अनुच्छेद 174 के तहत सत्र संचालन के अंतर किए जाते हैं, और ये हमारे किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। फिर अभिभाषण की बात करें तो प्रारंभिक अभिभाषण होता है, ये हमारे अनुच्छेद 175 के तहत दिया जाता है, और वो भी किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। जब राज्यपाल नया नया आता है तो पहली बार क्या है, वो प्रारंभिक अभिभाषण देता है अनुच्छेद 175 के तहत। और विशेष अभिभाषण की बात करें तो ये हमारे अनुच्छेद 176 के तहत दिया जाता है। तो जो नवगठित विधानसभा होती है, चुनाव जीतने के बाद नई विधानसभा बन के आती है, तो उसके पहले सत्र में और हर वर्ष के पहले सत्र में हमारे विशेष अभिभाषण दिया जाता है, जिसके बाद बदले में हमारे जो सदस्य होते हैं, हमारी सरकार होती है, उनके द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव जारी किया जाता है। बात करेंगे हमारे अस्थायी अध्यक्ष की। क्या अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 180 के तहत, क्या अनुच्छेद 180 के तहत विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद यदि रिक्त होता है तो किसी सदस्य को प्रभार सौंपा जाता है, और ये भी किसके द्वारा सौंपा जाता है? राज्यपाल के द्वारा। फिर अयोग्यता पर निर्धारण निर्णय की बात करें तो अनुच्छेद 192 के तहत, क्या अनुच्छेद 192 के तहत तो अयोग्यता का निर्धारण करता कौन? राज्यपाल। बात करें विधायकों को दल बदल के अलावा, ये लाइन आप याद रखेंगे, दल बदल के अलावा, ठीक है, अन्य जितनी भी अयोग्यताएं होती है उन पर भारत के जो निर्वाचन आयोग है उनकी सलाह पे हमारे राज्यपाल के द्वारा निर्णय लिया जाता है, लेकिन दल बदल के अलावा। क्यों? क्योंकि दल बदल पर निर्णय लेने का काम कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। आप इसे याद रखेंगे। केंद्र में हमारे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विधायकों के दल बदल का निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा जितनी भी हमारी अयोग्यताएं होंगी वो भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह पे हमारे राज्यपाल के द्वारा निर्णय किया जाएगा। बात करेंगे विधेयकों पर स्वीकृति की। विधेयकों पर स्वीकृति की बात करें अनुच्छेद 200 के तहत, तो अनुमति देना या फिर पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये हमारे राज्यपाल की जो शक्ति है, आप इसे याद रखेंगे कि अनुमति दे भी सकते हैं। जो हमारे विधानसभा में के द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके द्वारा पारित विधेयक जब हमारे पास राज्यपाल के पास जाते हैं तो राज्यपाल क्या अनुच्छेद 200 के तहत उनको अनुमति दे भी सकता है, या फिर पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भी लौटा सकता है। यदि राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति के लिए उन्हें आरक्षित भी कर सकता है, यदि विधेयक असंवैधानिक हो या फिर राष्ट्रीय महत्व का हो।
या फिर हमारे नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, तो हाई कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट की शक्ति कम करता हो, या फिर संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ हो। तो इस प्रकार के कुछ मामले होते हैं जिनके मामले में राज्यपाल क्या है, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। गैर सरकारी विधेयकों को अनुमति देने से मना भी कर सकता कौन, हमारे राज्यपाल। बात करें अध्यादेश जारी करने की, तो अनुच्छेद 213 के तहत आपातकालीन स्थितियों में ऐसे समय जब सत्र में सदन क्या है, सत्र में न हो, उन समय क्या है, हमारे अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। हमारे 3 प्रकार के सत्र होते हैं। एक तो हमारे बजट सत्र होता है, एक हमारे मानसून सत्र होता है, एक होता है हमारा शीतकालीन सत्र। ये 3 ही प्रकार के सत्र होते हैं। और जब सदन क्या है, इन सत्रों में नहीं होता, मतलब सत्र नहीं चल रहे हो, और जब किसी कानून की या फिर विधेयक की जरूरत पड़ती है, तो राज्यपाल क्या अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी शक्ति क्या है, उसी के बराबर होती है जो सामान्य कानून होता है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हाल ही में कितने अध्यादेश जारी किए गए, तो 2022 में एक भी अध्यादेश जारी नहीं हुआ, 2023 में एक और 2024 में 3 अध्यादेश जारी हुए थे। बात करें राजस्थान में पारित विधेयकों की, तो राजस्थान में कितने विधेयक पारित किए गए हैं, 2022 में 15, 2023 में 34 और 2024 में 6 विधेयक पारित किए गए हैं। अब बात करेंगे 8 अप्रैल 2025 का एक जो सुप्रीम कोर्ट का मामला आया था उसकी बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय आया था तमिलनाडु विधेयक मामले में। तो उसमें एक मामला क्या था, बात करें अवैध कार्रवाई, मामला था हमारा 8 अप्रैल 2025 का। तो राज्यपाल आर एन रवि के द्वारा पुनर्विचार के बाद पारित 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रहने को हमारे कोर्ट ने अवैध ठहराया था। बात करें इसकी, और अनुच्छेद 142 के तहत स्वयं विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। तो इसमें क्या हुआ हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो हमारा आर एन रवि थे, ये हमारे राज्यपाल थे तमिलनाडु के। तमिलनाडु की विधानसभा ने 10 विधेयकों को पारित करके राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल ने क्या किया, राज्यपाल ने उनको बहुत समय तक अपने पास रखा, और अपने पास रखने के बाद वापस तमिलनाडु की जो विधानसभा उनको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। जब तमिलनाडु के पास विधानसभा के पास उन विधेयकों को वापस लौटा दिया, तो उन्होंने पुनर्विचार किया, उनको वैसा का वैसा ही हमने राज्यपाल के पास जो अनुमति के लिए भेज दिया। तो राज्यपाल ने क्या किया, बहुत समय तक अपने पास रखा, फिर क्या किया, उन्हें राष्ट्रपति के लिए क्या है, अनुशंसित कर दिया, मतलब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया। अब जो विधानसभा है तमिलनाडु की, उनको गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना था तो पहले ही रख देते। उन्हें पहले पुनर्विचार के लिए लौटाया गया, फिर पुनर्विचार में पारित करने के बाद दोबारा से भेजा गया, तब राष्ट्रपति के लिए उन्हें आरक्षित रखा गया। तो जो तमिलनाडु की जो विधानसभा की सरकार है, वह हमारी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे राज्यपाल थे वहाँ के आर एन रवि, तो उनके जो इस कार्य को जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे थे 10 विधेयक, इनको अवैध ठहरा दिया, और अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही विधेयकों को मंजूरी दे दी। बात करें पॉकेट वीटो असंवैधानिक, तो कोर्ट ने साफ साफ बता दिया कि राज्यपाल के पास कोई भी पॉकेट वीटो नहीं होता, मतलब ऐसी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती, ये शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। मतलब अनिश्चित काल तक बिल को रोकने की शक्ति हमारे राज्यपाल के पास नहीं होती, क्योंकि दोनों बार ये एक तो सीधे सीधे और एक पुनर्विचार के बाद बहुत लंबे समय तक 10 विधेयकों को राज्यपाल के द्वारा अपने पास रखा गया, और बाद में राष्ट्रपति के लिए अनुशंसित कर दिया गया। फिर समय सीमा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दी, जैसे सहमति रोकने पर। सहमति रोकने की बात करें तो 3 महीने में सदन को लौटाना होगा। यदि आप सहमति रोक रहे हो, 3 महीने में सदन को लौटाना पड़ेगा, कि पुनर्विचार भी करना है तो। राष्ट्रपति के लिए यदि आरक्षित करना है, तो ये भी हमें 3 महीने के अंदर-अंदर राज्यपाल को करना पड़ेगा। यदि पुनर्विचार के लिए लौटाना है, तो 3 महीने में लौटाना पड़ेगा, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना है, तो 3 महीने में ही आरक्षित करना पड़ेगा। बात करें पुनर्विचार करने के बाद, जो पुनर्विचार 3 महीने के पुनर्विचार के लिए राज्यपाल ने विधानसभा में भेज दिया, और पुनर्विचार के बाद भी विधेयक वापस आता है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल के पास 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी, और राष्ट्रपति के लिए दोबारा आरक्षित नहीं किया जा सकता। क्या राष्ट्रपति के लिए दोबारा आरक्षित नहीं किया जा सकता? यदि उसे भेजना था तो पहली बार में भेजना था, पुनर्विचार के बाद आने के बाद वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। ये हमारा 8 अप्रैल 2025 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो इसमें क्या राज्यपालों के लिए एक समय अवधि निर्धारित कर दी गई थी। लेकिन नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदल दिया। अब बदल के क्या कहा? बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक राय में ये स्पष्ट किया गया कि कोर्ट राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के लिए कोई कठोर फिक्स डेडलाइन, जैसे हमारे 2 हफ्ते 3 हफ्ते इस तरह की चीजें तय नहीं कर सकता है। अपना पिछला निर्णय था उसको पलट दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देरी करे। उन्हें सुझाव दिया गया कि वो उचित समय के भीतर भीतर अपने निर्णय ले। अनिश्चित काल की देरी को अब असंवैधानिक माना जाएगा। अब हम देखेंगे राज्यपाल की जो वित्तीय और न्यायिक शक्तियों के बारे में। सबसे पहले वित्तीय शक्तियों के बारे में देखें राज्यपाल की। तो वित्तीय शक्तियां या फाइनेंशियल पावर्स कौन कौन सी होती है? तो राज्य का वार्षिक बजट, जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, इस सदन में रखवाने का काम कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
जो हमारा धन विधेयक होता है मनी बिल, केवल राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। आप इसे याद रखेंगे कि धन विधेयक या मनी बिल क्या है, केवल राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। अनुदान की मांगों की बात करें तो अनुदान की मांगों पर मतदान के लिए राज्यपाल की सिफारिश बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर पंचायतों और नगर पालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति है, इसकी समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। फिर न्यायिक शक्तियों की बात करें, अनुच्छेद 161 के तहत न्यायिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें हमारे समाधान शक्तियों के बारे में बताया गया है कि राज्य विधि के तहत सजा प्राप्त कोई भी व्यक्ति है, उसकी सजा को माफ, कम या फिर स्थगित कर सकता कौन? राज्यपाल। आप इसे याद रखेंगे कि ऐसे जो राज्य विधि के तहत कोई सजा पाने वाला जो व्यक्ति है, उसकी सजा को माफ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है। अपवाद की बात करें तो मृत्युदंड और सैन्य अदालत या मृत्युदंड और सैन्य अदालत या कोर्ट मार्शल की सजा माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को नहीं है। लेकिन इसके तहत क्या राज्यपाल किसी अपराधी को मिलने वाली जो मृत्युदंड की सजा है, उसको बदलकर उम्र कैद या फिर किसी अन्य कठोर कारावास में बदल सकता है। केवल माफ ही नहीं कर सकता, बाकी तो सब कर सकता है, क्योंकि माफ करने का कार्य कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और प्रमोशन ये हमारे अनुच्छेद 233 के तहत हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीश इसके ऊपर वाले सब राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। हाई कोर्ट के जो जज है, इनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। नियुक्ति नहीं करता, केवल परामर्श देता है राष्ट्रपति को। फिर बात करें स्व विवेकीय शक्ति की बात करें, डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें तो अनुच्छेद 163(2) के तहत हमारी स्व विवेकीय शक्तियां दी गई है राज्यपाल को। तो संविधान राज्यपाल को कुछ मामलों में अपने विवेक से कार्य करने की छूट देता है कि अपने मन से कुछ काम कर सकता है। जैसे कौन कौन से काम? पहला काम आता है हमारे त्रिशंकु विधानसभा, मतलब हंग असेंबली की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी पार्टी के द्वारा बहुमत सिद्ध नहीं किया जा सकता, मतलब किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली है जिससे वो अपना बहुमत सिद्ध कर सके, तो क्या है, इस विधानसभा को हम त्रिशंकु विधानसभा या हंग असेंबली कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होती है उसे पहला मौका दिया जाता है कि वह मुख्यमंत्री अपना बहुमत सिद्ध कर सके फ्लोर पे। बहुमत होने पर मंत्रिपरिषद का निष्कासन और विधानसभा का विघटन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। विशेष सत्र बुलाने की बात करें, जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के मामले में विशेष सत्र बुलाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री से प्रशासनिक सूचनाएं मांगी जा सकती है राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 200 के तहत के विधेयकों को लौटाना या फिर हमारे राष्ट्रपति के लिए उन्हें आरक्षित करना, ये हमारे राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, क्या राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता कौन? राज्यपाल। मुख्यमंत्री के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति राज्यपाल से ली जाती है। जैसे हमारे उदाहरण में बिहार में लालू प्रसाद यादव और कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी की जा रही थी, तब एफआईआर क्या है, हमारे राज्यपाल की अनुमति के बाद ही लिखी गई थी। अनुच्छेद 371 के तहत राज्यों के लिए विशेष उत्तरदायित्व, क्या अनुच्छेद 371 के तहत क्या राज्यों के लिए विशेष उत्तरदायित्व की बात करें तो अनुच्छेद 371 में हमारे महाराष्ट्र और गुजरात, ए में हमारा नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी और ई में हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसमें ई खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के बना है। एफ का मतलब सिक्किम, जी का मतलब मिजोरम, एच का मतलब अरुणाचल प्रदेश, आई का मतलब गोवा और जे का मतलब हमारे कर्नाटक। तो इन राज्यों के लिए विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है किसे? हमारे राज्यपालों को। फिर बात करें राजस्थान के राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल का पद क्या है हमारे 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक हमारे सवाई मानसिंह द्वितीय। तो राजस्थान में पहले राज्यपाल नहीं हुआ करता था, पहले क्या होता था, राज प्रमुख का पद होता था, जो हमारे कब से कब तक 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक था। और पहले राज प्रमुख कौन थे हमारे? पहले और एकमात्र ये थे हमारे जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। इस पद पर रहे हैं। सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सृजित किया गया। पहले राज्यपाल की बात करें तो सरदार गुरमुख निहाल सिंह 25 अक्टूबर 1956 से हमारे राज्यपाल के पद को धारण किए हुए हैं। इनका कार्यकाल सबसे लंबा मतलब 5 वर्ष 5 माह 15 दिन तक रहा था और इन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया को 2 बार हमारे 1957 और 1962 में शपथ दिलाई थी। बात करें महिला राज्यपाल की तो राजस्थान में कुल 3 महिला राज्यपाल रहे हैं। कौन कौन से? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये पहली राज्यपाल, फिर हमारे श्रीमती प्रभा राव और हमारी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। बात करें पद पर रहते हुए मृत्यु किन किन राज्यपालों की हुई है, तो हमारे 4 राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु हुई है। पहले दरबारा सिंह, दूसरे 1998 में, दूसरे हमारे श्रीमती वो श्री निर्मल चंद्र जैन 2003 में, तीसरे एस के सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह हमारे 2009 में और हमारे श्रीमती प्रभा राव 2010 में। तो हमारे 4 राज्यपाल थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है।
अब राज्यपाल के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सक्रिय राजनीति में वापसी किसने की? तो पूर्व राज्यपाल मदनलाल खुराना ने पद को छोड़ के सक्रिय राजनीति में वापसी की थी। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल की बात करें तो जगत नारायण 1970 में उन्होंने प्रथम राज्यपाल के कार्यवाहक राज्यपाल का पद संभाला था। तो 1975 की बात करें तो आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और राज्यपाल सरदार जोगेंद्र सिंह थे। आप इसे याद रखेंगे, 1975 का जब आपातकाल था, ये हमारी वो चीजें हैं जो परीक्षा में सीधी सीधी पूछी गई है। तो मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और राज्यपाल हमारे सरदार जोगेंद्र सिंह थे। संसद के दोनों सदनों के सदस्य कौन से राज्यपाल रहे हैं? मतलब लोकसभा राज्यसभा के सदस्य कौन से राज्यपाल रहे हैं? हमारे कलराज मिश्र और मार्गरेट अल्वा दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं? हमारे बलीराम भगत, शिवराज पाटिल और सरदार हुकुम सिंह। बलीराम भगत, शिवराज पाटिल और सरदार हुकुम सिंह क्या हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो गुरुमुख निहाल सिंह और दरबारा सिंह, ये दो हमारे राज्यपाल हैं जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। राज्यसभा उपसभापति कौन रही है? तो हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राज्यसभा की उपसभापति भी रही है। ऐसे कौन कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, मतलब इससे पहले हटे हैं, नहीं हटे या फिर उनकी मृत्यु नहीं हुई है? तो कौन कौन से ऐसे राज्यपाल है? हमारे सवाई मानसिंह द्वितीय जो हमारे राज प्रमुख रहे थे, गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद और कल्याण सिंह, कलराज मिश्र। तो ये हमारे कुछ राज्यपाल थे जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। अब हम देखेंगे अन्य राज्य के मुख्यमंत्री जो राजस्थान में आके राज्यपाल बने हैं, तो वो कौन कौन से मुख्यमंत्री है जो हमारे राज्यपाल बने हैं? तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जो राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चन्ना रेड्डी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दादा वसंत दादा पाटिल, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद और दिल्ली के मुख्यमंत्री थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो हमारे ये कुछ मुख्यमंत्री हैं जो क्या है हमारे राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो ये हमारे कुछ मुख्यमंत्री जो राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। अब बात करेंगे राजस्थान में लगने वाले राष्ट्रपति शासन की। तो अनुच्छेद 356 के तहत राजस्थान में आपातकाल लगा है। तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ये 4 बार हमारे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, उनकी बात करते हैं। तो पहला राष्ट्रपति शासन हमारे 1967 में लगा था, दूसरा 1977 में, तीसरा 1980 में और चौथा हमारे 1992-93 में लगा था। कब लगा बात करें तो 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक हमारे पहला आपातकाल लगा, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये हमारे 1 माह और 13 दिन तक लगा था। दूसरा हमारा 29 अप्रैल से 22 जून 1977 तक लगा और ये हमारे 1 महीने और 24 दिन लगा था। तीसरा आपातकाल की बात करें 1980 में लगा, 16 फरवरी से 6 जून 1980 तक लगा और लगभग 3 महीने और 21 दिन लगा। चौथा आपातकाल हमारे 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक लगा और लगभग 11 माह 19 दिन तक लगा था। और सबसे लंबा आपात राष्ट्रपति शासन था हमारा चौथा राष्ट्रपति शासन जो हमारा 1992-93 में लगा था। बात करें कारण क्या था राष्ट्रपति शासन लगने का, तो त्रिशंकु विधानसभा बन गई थी, मतलब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसी वजह से पहला राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरा राष्ट्रपति शासन की बात करें तो केंद्र में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कांग्रेस शासित जो राज्य थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है और उनमें राजस्थान भी एक था। तीसरा राष्ट्रपति शासन की बात करें केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई तो जनता पार्टी की शासित जितने भी राज्य थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। चौथे राष्ट्रपति शासन की बात करें तो बाबरी मस्जिद विध्वंस की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था, इसी वजह से हमारे चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बात करें उन समय के राज्यपाल कौन कौन थे, तो पहले राष्ट्रपति शासन में हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह थे। दूसरे में हमारे वेदपाल त्यागी जो कार्यवाहक राज्यपाल थे और रघुकुल तिलक। तीसरे में तो हमारे रघुकुल तिलक ही थे। चौथे में हमारे एन चन्ना रेड्डी और धनिकलाल मंडल और बलराम भगत, ये हमारे राज्यपाल थे। तो 4 हमारे राष्ट्रपति शासन के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जो राजस्थान के राज्यपाल है उनकी सूची और विवरण के बारे में देखेंगे। तो इन सूची के बारे में देखें, राजस्थान के राज्यपालों की सूची और उनका विवरण देखते हैं। सबसे पहले हमारे राज्यपाल थे नहीं, शुरू में हमारे क्या राज प्रमुख थे। तो पहला नंबर हमारे राज प्रमुख के रूप में लिया जाता है, पहले नंबर से हमारे राज्यपाल भी हैं। तो पहले हमारे 30 मार्च 1949 से लेके 31 अक्टूबर 1956 तक 7 वर्ष और 7 महीने के लिए राजस्थान के पहले राजप्रमुख बनाए गए हमारे कौन, सवाई मानसिंह द्वितीय। तो राजस्थान के पूर्व महाराजा रहे हैं, राजस्थान के पुनर्गठन के समय पहले राज्यपाल बने, मतलब राज प्रमुख बने। सबसे लंबा कार्यकाल रहा, राजनीतिक स्थिरता की इन्होंने नींव रखी थी। पहले राज्यपाल बनते हैं हमारे कौन, 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक, ये हमारे गुरुमुख निहाल सिंह थे। इनका कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष और 165 दिन तक इनकी अवधि रही थी। 1 नवंबर 1956 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद इन्हें भी क्या है पहला राज्यपाल माना जाता है। पहले प्रशासनिक और संवैधानिक प्रमुख बने, ये अनुभवी शिक्षाविद थे।
दूसरे राज्यपाल हमारे कौन? संपूर्णानंद। संपूर्णानंद की बात करें तो इनका कार्यकाल था 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक, पूरे 5 साल तक इन्होंने कार्य किया। तो स्वतंत्रता सेनानी थे, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, राज्य के शैक्षिक और हमारे संवैधानिक सांस्कृतिक विकास में इन्होंने अपूर्व योगदान दिया था। फिर सरदार हुकुम सिंह की बात करें, 16 अप्रैल 1967 से 19 नवंबर 1970 तक रहे, 3 वर्ष और 217 दिन तक। ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे। इनके कार्यकाल में 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। शांति व्यवस्था बनाए रखने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर आते हैं हमारे कार्यपालक कार्यवाहक राज्यपाल कौन? न्यायमूर्ति जगत नारायण। तो 20 नवंबर 1970 से 23 नवंबर दिसंबर 1970 तक, केवल 33 दिन तक पहले कार्यवाहक राज्यपाल बने जगत नारायण न्यायमूर्ति। फिर सरदार हुकुम सिंह वापस से आते हैं। क्या सरदार हुकुम सिंह वापस से आते हैं? 24 दिसंबर 1970 से 30 जून 1975 तक। तो 1 वर्ष 189 दिन तक इनका कार्यकाल रहा था, जो इनका दूसरा कार्यकाल था। और इसी दौरान क्या, जो हमारे भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ था, भारत बांग्लादेश तो बना ही नहीं था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 का। सरदार जोगिंदर सिंह की बात करें तो 1 जुलाई 1972 से 14 फरवरी 1977 तक इनका कार्यकाल रहा, 4 वर्ष 228 दिन तक का। इन्होंने क्या इस्तीफा दिया था। तो पहले हमारे राज्यपाल थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। पूर्व नौकरशाह थे और कई विकास योजनाएं इन्होंने शुरू की थी। प्रशासनिक दक्षता पारदर्शिता पर इन्होंने जोर दिया था। फिर न्यायमूर्ति हमारे कौन? न्यायमूर्ति हमारे वेदपाल त्यागी। के वेदपाल त्यागी को कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया 15 फरवरी 1977 से 11 मई 1977 तक। कुल 85 दिन तक इनको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। अगले राज्यपाल आते हैं हमारे कौन? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक की बात करें तो 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 तक राज्यपाल बने, 4 वर्ष 88 दिन तक ये राज्यपाल रहे। ये शिक्षाविद थे, राजस्थान के पहले निष्कासित राज्यपाल रहे हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सदस्य भी रह चुके, अध्यक्ष नहीं सदस्य भी रह चुके, और उच्च शिक्षा पर इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। फिर न्यायमूर्ति के डी शर्मा की बात करें तो 8 अगस्त 1981 से 5 मार्च 1982 तक 209 दिन तक कार्यवाहक राज्यपाल का पद संभाला। किसने? के डी शर्मा ने। फिर आते हमारे ओपी मेहरा। ओपी मेहरा जी की बात करें तो 6 मार्च 1982 से 4 नवंबर 1985 तक 3 वर्ष 243 दिन तक हमारे ओपी मेहरा जी राज्यपाल रहे, और ये वायुसेना के पूर्व प्रमुख भी रहे। तो वसंतदादा पाटिल की बात करें तो 20 नवंबर 1985 से 14 अक्टूबर 1987 तक 1 वर्ष 328 दिन तक, 1 वर्ष 328 दिन तक हमारे राज्यपाल रहे थे। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, और अल्प कार्यकाल इनका रहा है, और इस्तीफा इन्होंने दिया है। कौन? हमारे वसंतदादा पाटिल, इन्होंने भी इस्तीफा दिया था। फिर सुखदेव प्रसाद की बात करें तो 20 फरवरी 1988 से 2 फरवरी 1990 तक हमारे 1 वर्ष 347 दिन तक ये राज्यपाल रहे। अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। न्यायमूर्ति मिलाप चंद्र जैन की बात करें तो 3 फरवरी 1990 से 14 फरवरी 1990 तक केवल 11 दिन तक इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला। पूर्व न्यायाधीश रहे हैं राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपालों में सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, और एक कार्यवाहक राज्यपाल थे। कौन? न्यायमूर्ति मिलाप चंद्र जैन। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की बात करें तो 14 फरवरी 1990 से 25 अगस्त 1993 तक हमारे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय रहे हैं राज्यपाल, लगभग 1 वर्ष 192 दिन तक। तो प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान रहे हैं, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में उन्होंने योगदान दिया है। किसने? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। अगले राज्यपाल हमारे स्वरूप सिंह, हमारे 26 अगस्त 1991 से 4 फरवरी 1993 तक, लगभग 9 महीने तक, क्या लगभग 9 महीने तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था। तो शिक्षाविद, प्रशासक और शिक्षा स्तर सुधारने के लिए प्रयास किया था। तो हम देख रहे थे स्वरूप सिंह के बारे में। तो इनका कार्यकाल क्या था? हमारा 26 अगस्त 1991 से 4 फरवरी 1992 तक इनका कार्यकाल रहा, और लगभग 6 महीने तक इनका कार्यकाल रहा था। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, प्रशासक थे, और शिक्षा स्तर सुधारने के प्रयास इन्होंने काफी ज्यादा किए थे। अगले राज्यपाल आते हैं हमारे एन चेन्ना रेड्डी। इनकी बात करें तो 5 फरवरी 1992 से 31 मई 1993 तक इनका कार्यकाल रहा। 1 वर्ष 115 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अपेक्षाकृत इनका छोटा कार्यकाल था, और चौथा राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा था। अगले हमारे राज्यपाल आते धनिक लाल। क्या? धनिक लाल मंडल। तो इनके कार्यकाल की बात करें तो 31 मई 1993 से 30 जून 1993 तक, लगभग 30 दिन तक इनका कार्यकाल रहा था। और इनके पास क्या अतिरिक्त प्रभार था? किसके? बिहार के राज्यपाल का। मतलब बिहार के राज्यपाल को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अगले राज्यपाल आता बलिराम भगत। अगले राज्यपाल कौन आते हैं? बलिराम भगत की बात करें तो 30 जून 1993 से 1 मई 1998 तक राज्यपाल रहे, 4 वर्ष 305 दिन तक रहे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे, कार्यकाल के दौरान राजनीतिक स्थिरता रही थी इनके। दरबारा सिंह की बात करते हैं 1 मई 1998 से 24 मई 1998 तक, ये 23 दिन तक हमारे राज्यपाल रहे। इनकी मृत्यु हो जाती है पद पे रहते हुए,
तो न्यूनतम कार्यकाल रहा है कितना, 23 दिन का। न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह की बात करें तो 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक राज्यपाल रहे, 4 वर्ष 117 दिन तक। और बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, संवैधानिक गरिमा बनाए रखने को इन्होंने जोर दिया था। न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। मदन लाल खुराना की बात करें तो 14 जनवरी 2004 से 1 नवंबर 2004 तक 292 दिन तक हमारे मदन लाल खुराना राज्यपाल रहे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रहे हैं। राजनीतिक रूप से सक्रिय कार्यकाल रहा है और इन्होंने भी इस्तीफा दिया था। बात करें अगले राज्यपाल की तो टीवी राजशेखर, क्या हमारे अगले राज्यपाल थे टीवी राजशेखर की राजेश्वर। टीवी राजेश्वर की बात करें तो 1 नवंबर 2004 से 8 नवंबर 2004 तक 7 दिन तक ये राज्यपाल रहे। तो बात करें यूपी के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, वो थी टीवी राजेश्वर। अगले राज्यपाल थी हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 तक लगभग ये 2 वर्ष और 225 दिन तक राज्यपाल रही थी। तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। बाद में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी, इसीलिए उन्होंने राज्यपाल का पद छोड़ा था। महिला सशक्तिकरण पे इन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया था। अगले राज्यपाल हमारे अखलाकुर रहमान किदवई, मतलब किदवई थे। 21 जून 2007 से 6 सितंबर 2007 तक रहे। 77 दिन तक का इनका कार्यकाल रहा। और ये हरियाणा के राज्यपाल थे जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। कौन थे हमारे किदवई। अगले राज्यपाल आते हैं हमारे शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह की बात करें तो 6 सितंबर 2007 से 1 दिसंबर 2009 तक, मतलब 2 वर्ष 86 दिन तक इनका कार्यकाल रहा। ये पूर्व विदेश सचिव भी रहे हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इनका गहरा अनुभव रहा है और पद पे रहते हुए इनका निधन हो गया था। एस के सिंह या शैलेंद्र कुमार सिंह। अगले हमारे राज्यपाल थे प्रभा राव, ये महिला राज्यपाल थी। 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 तक इनका कार्यकाल रहा। 91 दिन तक ये राज्यपाल रही थी। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थी। अल्पकालिक कार्यकाल रहा है, पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले राज्यपाल हमारे शिवराज पाटिल थे। 26 अप्रैल 2010 से 12 मई 2012 तक राज्यपाल रहे। 2 वर्ष 16 दिन तक ये राज्यपाल रहे थे। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, कानून व्यवस्था और विकास पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था। किसने, शिवराज पाटिल ने। और अतिरिक्त प्रभाव थे किसका, हमारा पंजाब के राज्यपाल, मतलब पंजाब के राज्यपाल थे, उनको अतिरिक्त प्रभार राजस्थान का दिया गया था। अगले राज्यपाल थे हमारे मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा की बात करें तो इनका कार्यकाल था 12 मई 2012 से 7 अगस्त 2014 तक, तो लगभग 2 वर्ष और 87 दिन का इनका कार्यकाल था। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय पर सक्रिय कार्यकर्ता और कार्यकाल पूर्ण किया था इन्होंने। इनकी बात करें, अब आप सोचेंगे एक छोटी सी चीज कि जैसे ये कार्यकाल पूरा किया तो 2 वर्ष और 87 दिन के अंदर उनका कार्यकाल कैसे पूरा हो सकता है। तो आप ये सोचेंगे तो इसका कारण ये है कि हमारे उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी है हमारे कौन, मार्गरेट अल्वा। वहां पे इन्होंने 2 वर्ष और 9 महीने तक कार्यकाल संभाला था। तो 2 वर्ष 9 महीने ये वहां पे उत्तराखंड के अंदर और 2 वर्ष और 3 महीने यहाँ पे राजस्थान के अंदर। तो कुल मिला के उन्होंने पूरे 5 वर्ष तक लगातार राज्यपाल का पद संभाला है। राम नाईक की बात करें अगले राज्यपाल थे तो 8 अगस्त 2014 से 3 सितंबर 2014 तक लगभग 26 दिन तक राज्यपाल रहे थे। और इन अतिरिक्त प्रभार मिला था किन्हें, यूपी के राज्यपाल को। तो यूपी के राज्यपाल कौन थे हमारे, राम नाईक। अगले राज्यपाल हमारे कल्याण सिंह है। 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक 5 वर्ष 4 दिन तक हमारे कल्याण सिंह राज्यपाल बने हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है। 1967 के बाद में 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल करने वाले पहले राज्यपाल रहे जिन्होंने राजस्थान में कार्यकाल को पूरा किया है। अगले राज्यपाल आते हमारे कौन, कलराज मिश्र। तो 9 सितंबर 2019 से 30 जुलाई 2024 तक लगभग 5 वर्ष का समय इन्होंने लिया है। कलराज मिश्र ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। शिक्षा, संस्कृति और नई शिक्षा नीति के पे कार्यान्वयन पर इन्होंने जोर दिया था। अब वर्तमान राज्यपाल की बात करें हरिभाव वागड़े, तो 31 जुलाई 2024 से वर्तमान में हमारे चल रहे हैं। तो 31 जुलाई 2024 से अब तक हमारे राज्यपाल कौन बने हुए, हरिभाव वागड़े। ये अनुभवी राजनीतिज्ञ है, महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान के राज्यपाल के पद के बारे में सभी कुछ जानने की कोशिश की, सभी पहलुओं को जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।